हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर डिमांड, ठीक है। डिमांड चैप्टर में पहले जानना जरूरी है कि डिमांड होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि डिजायर क्या होता है। डिजायर का मतलब होता है वांट। वांट और डिमांड, डिजायर में और डिमांड में डिफरेंस क्या है? डिजायर का मतलब सिंपली है वांट। जैसे कि अगर आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर वीकेंड पे 5 स्टार होटल में जाकर डिनर करें, हम लोग चाहते हैं हर वीकेंड पे हम लोग जाकर शॉपिंग करें, हम लोग हर दिन का जो कुछ भी चीज है वो हम लोग लग्जरियस वे में करें। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये तो हम लोगों का वांट है, हम लोग ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इससे मतलब नहीं है। लाइक हम लोगों के पास इतना पैसा है या नहीं, हम लोगों का इतना कैपेसिटी है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। हम लोग का ये अनलिमिटेड वांट है। कोई भी कुछ भी चीज चाहता है तो उसको हम लोग डिजायर कह देते हैं, कोई भी चीज। पर अगर हम लोग वो चीज कर भी सकते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं डिमांड। मतलब डिजायर तो है ही, इच्छा तो है ही कि वो चीज हम लोग करना चाहते हैं, पर वो चीज करने का हम लोगों के पास पैसा भी है, कैपेसिटी भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं डिमांड, ठीक है। तो डिमांड, क्लियर बात है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर टोटल 2 बात लिखा हुआ है। पहला बात होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। इस 2 बात का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है बाकी सारा चीज कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो होता है लॉ ऑफ डिमांड। ये बाकी चीज क्या है? थिंग्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थिंग्स का मतलब है फैक्टर। बाकी सारा चीज कुछ सेम रखना है, सिर्फ हम लोगों को प्राइस को चेंज करना है लॉ ऑफ डिमांड में। अब इसका क्या मतलब है बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है, सिर्फ डिमांड को चेंज करना है? सी, हम लोग बहुत सारी चीजों में जानते हैं कि अगर हम लोग प्राइस चेंज करते हैं तो हमारा डिमांड चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर अगर कपड़ा, अगर कोई शर्ट ले ले हम लोग, तो हम लोग को कोई शर्ट खरीदना है। अगर वो शर्ट का जब पैंटालून ये सब में हम लोग जब कोई ऑफर देखते हैं और देखते हैं कि प्राइस गिर गया है, तो हम लोग उसका डिमांड बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या होता है? क्या क्या चीज डिमांड को चेंज कर सकता है? अगर कोई पूछे किस किस रीजन से तुम्हारा डिमांड चेंज होता है, तो हम लोग पहला बोलेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर उसका प्राइस चेंज होता है तो डिमांड चेंज होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के पहले मैं फैक्टर समझा देती हूँ। ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से ही क्लियर हो गया है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो हम लोग वो कम खरीदते हैं, कम डिमांड करते हैं, और अगर उसका प्राइस गिरता है तो हम लोग वो चीज ज्यादा खरीदते हैं। दूसरा क्या चीज है जो हम लोगों के डिमांड को चेंज करता है? दूसरा रीजन है हम लोगों का इनकम। अगर सोचो उस शर्ट का प्राइस मार्केट में 1000 रुपीज ही है, सोचो पैंटालून में वो शर्ट अभी भी 1000 का ही मिलता है, पर हम पहले नहीं खरीद पाते थे क्योंकि 1000 का शर्ट हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब मेरा इनकम बढ़ गया है तो हम उस शर्ट को अफोर्ड कर पाएंगे।
तो प्राइस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा इनकम चेंज हुआ है। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो क्या क्या रीजन है डिमांड चेंज होने का? पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तीसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो दो चीज को हम लोग कहते हैं हम लोगों का रिलेटेड गुड्स। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, जैसे कि तुम लोग समझ लो कोक और थम्स अप। कोक और थम्स अप सब्स्टिट्यूट है, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं इसका प्राइस मार्केट में ऑलवेज सेम होता है। अगर एक बॉटल कोक 30 रुपीज का मिल रहा है तो सेम उतना ही ml, उतना ही क्वांटिटी हम लोगों को थम्स अप का भी मिलेगा। हम लोग हर वक्त देखते हैं अगर 600 ml का एक बॉटल खरीदते हैं तो 35 रुपीज का ही कोक भी मिलता है, 35 रुपीज का ही थम्स अप भी मिलता है। ये हम लोग को पता है। क्यों ऐसा होता है? अगर कोक सोचो 35 में मिलता है, अगर कोक भी 35 में मिलता है और थम्स अप भी 35 में मिलता है तो जिसको जो मन करता है वो पीता है। अगर सोचो सोचो किसी शॉप में गए, बोले कोक है, वो बोला नहीं कोक खत्म हो गया है थम्स अप है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? थम्स अप ही दे दो। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर कोक नहीं मिला तो थम्स अप पी लेते हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। व्हेन वन इज नॉट अवेलेबल अनदर कैन सेटिस्फाई द सेम सेटिस्फैक्शन और सेम वांट। अगर एक चीज नहीं मिला तो हम लोग दूसरा उसके जगह पे यूज कर लेते हैं और हम लोग को सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्लियर है, जब वो चीज नहीं है तो उसी की जगह पे जो दूसरा यूज कर लिए उसको कहते हैं उसका सब्स्टिट्यूट। तो इसमें क्या होता है? अगर सोचो कोक का प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो जाए और 40 रुपीज हो जाए तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? कोक कोक खरीदने गए, बोलेगा 40 रुपीज का है, तो हम लोग बोलेंगे थम्स अप कितने का है? वो बोलेगा थम्स अप 35 का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? 35 का थम्स अप खरीद लेंगे। तो व्हेन प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस डिमांड फॉर थम्स अप इंक्रीजेस, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ये पिए या वो पिए सेम ही बात है। तो हम लोग क्यों कोक के लिए ज्यादा पे करेंगे और थम्स अप, मतलब क्यों ऐसा करेंगे? तो हम लोग जाके क्या करेंगे? तो थम्स अप खरीद लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस डिमांड फॉर अनदर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है व्हेन टू गुड्स आर कंज्यूम्ड टुगेदर एट अ सेम टाइम। जब भी कोई दो सामान हम लोग को सेम टाइम पे एक साथ कंज्यूम करना होता है, जैसे कार एंड पेट्रोल। इसका क्या मतलब है? कार और पेट्रोल हम लोग को साथ में ही चाहिए होगा अगर उस सामान को यूज करना है तो। अगर हम लोग के पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो यूजलेस है। पेट्रोल है पर कार नहीं है तो भी यूजलेस है। तो ये दोनों साथ में ही चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस केस में क्या होता है? सोचो कार का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो कोई कार नहीं खरीदेगा। अगर कार नहीं खरीदेगा तो वो पेट्रोल भी नहीं खरीदेगा। तो व्हेन प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो जाए
तो पेट्रोल का डिमांड गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ गया है तो हम कार नहीं खरीदेंगे, तो हम उसके जगह पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल का प्राइस चेंज नहीं हुआ था, पेट्रोल का प्राइस सेम था, कार का प्राइस बढ़ गया था, इसलिए पेट्रोल का डिमांड गिर गया। कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर अनदर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस, डिमांड फॉर अनदर गुड्स आल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, जब एक गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है, उसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है? जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड गिरता है, और जब एक का प्राइस गिरता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है। यहाँ जब एक बढ़ता है और एक गिरता है, इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ तक पूरा क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। तो क्या क्या रीजन था डिमांड चेंज करने का? अभी तक ये 3 रीजन था। फोर्थ रीजन क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब समझ सकते हैं जैसे फैशन। बहुत एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? अगर सोचो किसी चीज का प्राइस, सोचो किसी शर्ट का प्राइस 1000 ही है, आज भी वो पैंटालून में कितने का मिल रहा है? 1000 का। मेरा इनकम भी चेंज नहीं हुआ है, मेरा इनकम भी उतना ही है, पर फैशन हो गया है कि लोग वही शर्ट पहन रहे हैं, तो मेरे को भी वो शर्ट चाहिए, तो मेरा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरा टेस्ट, मेरा प्रेफरेंस है कि मेरे को वही शर्ट खरीदना है, तो उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, मेरा इनकम चेंज नहीं हुआ, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि हम जाके वो शर्ट खरीदे, तो हम खरीदेंगे ही। तो जब मेरा प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, अगर हम वो चीज करना चाहते हैं तो भी मेरा डिमांड चेंज हो जाता है। ये क्लियर है? तो इस तरह 4 फैक्टर्स है जो डिमांड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े कि फैक्टर्स मतलब क्या क्या ऐसा चीज है जो डिमांड को चेंज कर सकता है। तो ये 4 रीजन था जिससे डिमांड मेरा चेंज होता है। पर अब लॉ ऑफ डिमांड में आ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि भले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं, पर मान लो, अज्यूम करो, मान लो कि सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज हो रहा है, तो ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस, देन डिमांड चेंजेस। क्लियर है? मतलब लॉ ऑफ डिमांड अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ प्राइस को चेंज होने दे रहा है और अदर फैक्टर को बोल रहा है कांस्टेंट है। मतलब मान लो डिमांड सिर्फ एक ही वजह से चेंज हो सकता है, प्राइस की वजह से, बाकी जो इतना सारा फैक्टर पढ़े वो सब चेंज नहीं हो रहा है। ये बात कहाँ लिखा है? लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में दूसरा बात क्या लिखा है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस।
ये दोनों बात को मिलाकर एक लैटिन लैंग्वेज है जिसमें इसको कहते हैं सेट्रस पेरिबस। मतलब इतना बड़ा बड़ा 2 लाइन नहीं बोलकर वो लोग सिर्फ 2 वर्ड बोलते हैं, सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब ये दोनों लाइन है। वो लोग सिर्फ सेट्रस पेरिबस कहते हैं। सेट्रस पेरिबस कहने से ही ये 2 लाइन कवर हो जाता है, इतना बड़ा 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज सेट्रस पेरिबस, तो हम लोग पूरा ये बात कह देते हैं कि व्हेन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस and then demand changes, there is an inverse relationship between price and demand. When price increases, demand decreases and vice versa. इतना बड़ा बात हम लोग कह देते हैं अगर कोई सेट्रस पेरिबस कहता है तो। तो अगर कोई पूछता है लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है, अजम्पशन का मतलब है मान लो, सपोज। तो अगर कोई कहता है लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या है, मतलब क्या मानना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए, क्या मान रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के लिए। पहला मान रहे हैं इनकम रिमेन कांस्टेंट, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, तीसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग तो यही मान रहे हैं कि सारा चीज कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। तो ये मान रहे हैं कि सारा चीज कांस्टेंट है। तो ये सारा चीज हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, यही अजम्पशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। एक्सेप्शन का मतलब क्या जानते हैं हम लोग। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो सबसे अलग होता है। जैसे अगर कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हैं, उसमें सारे लोग ही बोल रहे हैं कि उन्हें ये चीज खाना बहुत पसंद है, उसमें से कोई एक बच्चा बोल रहा है या एक फ्रेंड बोल रहा है कि उसे ये चीज नहीं पसंद है, तो बाकी फ्रेंड्स उसे क्या बोलेंगे, तुम एक्सेप्शन हो। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो बाकी लोगों के जैसा नहीं करता, वो कुछ अलग करता है, उसे हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड से उल्टा काम करता है। जैसे क्या, तो ऐसा कौन सा चीज है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। माइंड में हम लोग को रखना होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। डिमांड सिर्फ चेंज होना चाहिए जब प्राइस चेंज होता है, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए डिमांड को चेंज करने के लिए। दूसरा रीजन होना चाहिए जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरना चाहिए। जो इस दो बात को फॉलो नहीं करता है वो एक्सेप्शंस होता है। तो ऐसा क्या है, पहला है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइसेस। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ कंज्यूमर कैसे होते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो वो और खरीदते हैं। तुम लोग बोलोगे ऐसा कौन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है और न्यूज में आता है कि कल और बढ़ने वाला है, परसों और बढ़ने वाला है, अभी तो पेट्रोल का प्राइस हर दिन बढ़ेगा, तो कुछ टाइप के कंज्यूमर कैसे होते हैं, कुछ टाइप के कंज्यूमर पेट्रोल पंप जाकर अपना सारा कार को फुल पेट्रोल करवा लेते हैं, फुल टैंक करवा लेते हैं। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। उन कंज्यूमर्स के वो कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो जाकर उसी दिन पेट्रोल और खरीद लेते हैं। क्या सोचते हैं कि कल तो और दाम बढ़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है अनियन के केस में। जब प्याज का दाम बढ़ रहा था, अभी कुछ महीने पहले की बात है, प्याज का दाम जब हर दिन बढ़ रहा था तो कुछ कंज्यूमर कैसा कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि अभी तो आज प्राइस बढ़ा है,
कल और बढ़ेगा, अभी तो हर दिन प्याज का दाम बढ़ेगा, तो उन लोगों ने क्या किया, आज ही जाकर बहुत प्याज खरीद कर घर पे स्टोर कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, जब आज प्राइस बढ़ा तो उन लोगों ने डिमांड आज ही बहुत बढ़ा दिया, क्या सोचकर, कल तो और दाम बढ़ेगा। तो इन टाइप के जो कंज्यूमर होते हैं ये क्या करते हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, सोचकर कि कल तो और दाम बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्नॉब इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है वेबलेन इफेक्ट, इसका तीसरा नाम है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज हम लोग दूसरों को देखकर करते हैं फॉर शो ऑफ। जैसे कि आज अगर कि कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने एक हेयर स्टाइल किया है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने एक हेयर स्टाइल किया है, वो हेयर स्टाइल जब एक स्पोर्ट्स पर्सन करता है तो उस हेयर स्टाइल का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, पर हम लोग को जाके वही हेयर स्टाइल करवाना है, क्यों, क्योंकि मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ने किया है। दूसरा एग्जांपल ले, अगर कोई हीरोइन, कोई फिल्म स्टार कोई एक ड्रेस पहनती है, वो जब मार्केट में लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा प्राइस में लॉन्च होता है, क्यों, क्योंकि उसे उस हीरोइन ने पहना है, उस ड्रेस का प्राइस मार्केट में बढ़ा हुआ है, स्टिल वो उसको वही ड्रेस खरीदना है, क्यों, क्योंकि उसे शो ऑफ करना है, उसे दिखाना है कि प्रेस्टिजियस गुड्स है, ये उसने पहना था, उस हीरोइन ने पहना था, मैंने भी खरीदा है। तो इसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। इस तरीके के जो कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देयर डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। इसके अंदर आता है प्रेस्टिजियस गुड्स, जैसे कि डायमंड, डायमंड का जब प्राइस बढ़ता है तो डायमंड लवर तभी जाके डायमंड को खरीदते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ कर सके, अपना प्रेस्टीज दिखा सके कि डायमंड का तो अभी प्राइस बढ़ा था और मैंने अभी खरीदा है। जो इस तरीके के कंज्यूमर होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट एप्लीकेबल है, और ये एक्सेप्शन है, ऐसे सब नहीं होते, कुछ ही होते हैं। फिर है स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स क्या होता है, ये होता है स्टॉक मार्केट, शेयर्स, शेयर मार्केट। शेयर के केस में क्या होता है, हम सब जानते हैं जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तभी उसका डिमांड बढ़ता है, तो यहाँ पे भी उल्टा होता है। यहां तक हम लोगों का पूरा क्लियर है। इसके बाद और हम लोगों का फोर्थ एक्सेप्शन क्या है, फोर्थ एक्सेप्शन है हाँ हाँ, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। अगर लो क्वालिटी गुड्स कोई खा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं वो इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अभी इंफीरियर, इंफीरियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे पता चलता है वो इंफीरियर गुड्स खा रहा है, मतलब अगर सोचो हमारे यहाँ जो मेड काम करती है वो जो खाना खा रही होती है उसे नहीं पता होता है कि वो इंफीरियर खा रही है, हमें लगता है कि वो इंफीरियर खा रही है। मतलब आज अगर हमारी मेड राइस खा रही है और हम तो दूसरा राइस खा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो इंफीरियर खा रही है और हम नॉर्मल गुड्स खा रहे हैं। उसी तरह
अगर कोई फिल्म स्टार है या स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्हें लगता है कि हम लोग इंफीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं और वो लोग नॉर्मल गुड्स खा रहे हैं, उन लोगों को हम लोगों का खाना इंफीरियर लगेगा, पर हमें नहीं लगता हमारा खाना इंफीरियर है। तो बेसिकली हम लोग हमेशा अपने से कम इनकम वालों को, कम इनकम ग्रुप को कहते हैं इंफीरियर चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि आज अगर मेड कोई कपड़ा पहना है, लाइक वो लोग अगर शॉपिंग करते हैं, मेड या पुअर पीपल अगर कोई शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो लोग इंफीरियर क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं, हम लोग तो नॉर्मल पहनते हैं। उसी तरह फिल्म स्टार्स का जो कपड़ा लैक्स में वो लोग परचेज करते हैं, उन लोगों को हम लोगों का कपड़ा इंफीरियर लगता होगा और उन लोगों को लगता है वो लोग नॉर्मल कपड़ा पहन रहे हैं। ये जो हम लोग किसी के सामान को इंफीरियर कहते हैं, ये उस गुड्स में लिखा हुआ नहीं होता है कि ये इंफीरियर गुड है, हम लोग उसे इंफीरियर कहते हैं। कैसे? अपने इनकम के बेसिस पे, जिसका जैसा इनकम होता है वो उस हिसाब से दूसरे के सामान को इंफीरियर कहता है। तो इंफीरियर गुड्स के मैटर में प्राइस डिसीजन नहीं लेता है, हमारा इनकम डिसीजन लेता है, पहला बात। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, अगर सोचो कि हम मेड जो हमारे घर में है, वो जो कपड़े खरीद रही है, वो जहां से भी खरीद रही है, अगर उसका इनकम बढ़ जाए तो वो क्या करेगी, वो कपड़ा खरीदना छोड़ देगी और वो दूसरा कपड़ा खरीदेगी, वो फिर वही क्वालिटी का कपड़ा नहीं खरीदेगी। तो ये कैसे फॉलो नहीं कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को? इसमें प्राइस का डिसीजन है ही नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, सिर्फ प्राइस को चेंज करने से अगर डिमांड चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड है। यहाँ पे प्राइस से कोई मतलब नहीं है। वो जो कपड़ा खरीदती थी, वो कपड़ा आज भी 100 रुपीज में ही मिलता है और पहले भी 100 रुपीज में ही मिलता था, प्राइस चेंज नहीं हुआ है गुड्स का, उसका इनकम बढ़ गया है। अगर उसका इनकम बढ़ गया है तो वो 100 रुपीज वाला कपड़ा नहीं पहनेगी, वो जाके 500 रुपीज वाला कपड़ा खरीदेगी। तो प्राइस रिमेन, इस केस में क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो रहा है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इनकम इंक्रीजेस, पहला लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो गया। अब इनकम, अब दूसरी बात भी क्या पढ़े, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, जब हमारा इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, पर यहाँ वो भी उल्टा है, जब इनकम बढ़ेगा तो हम इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देंगे। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। वो लोग जो राइस खाते हैं उसे कोर्स राइस कहते हैं, लो क्वालिटी राइस, दैट इज कॉल्ड कोर्स राइस। कोर्स राइस वो लोग कंज्यूम करते हैं, अगर उन लोगों का इनकम बढ़ जाए तो वो लोग कोर्स राइस नहीं खाएंगे और हम लोग जो राइस खाते हैं वो खाएंगे। तो when their income increases, their demand for inferior goods decreases. इस तरह inferior goods भी exceptional है। फिफ्थ है इसका गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होता है, गिफन गुड्स का जो पूरा थ्योरी है वो सर रॉबर्ट गिफन ने इंट्रोड्यूस किया है। ये जो पूरा गिफन गुड्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं वो रियल एग्जाम्पल है, रियल एक्सपेरिमेंट है जो रॉबर्ट गिफन ने किया था। रॉबर्ट गिफन ने जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 10 वर्कर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, देखो जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ब्रेड और मीट। ब्रेड क्या होता है, ब्रेड इज नॉट ओनली ब्रेड, जो सुबह सुबह हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड के अंदर रोटी भी आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ रोटी का और मीट का, ठीक है, एक वर्कर का खाना रोटी भी हो सकता है और मीट भी हो सकता है। वो अपना खाना जो खाते हैं
मतलब मील जो लेते हैं हम लोग, उसके लिए वो क्या खा सकता है, वो रोटी भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है। पर जबकि वो लेबर क्लास है, वो क्या खाएगा, एक वर्कर है तो वो क्या खाएगा, ब्रेड खाएगा, वो मीट तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा। तो अगर वो रोटी खाता है तो उसका एक टाइम का मील कितने रुपए में हो जाएगा? अगर वो रोटी खाता है तो उसका 10 रुपए में खाना हो जाएगा, बट अगर वो मीट कंज्यूम करता है तो उसे 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो एक वर्कर क्या कंज्यूम करेगा? वो ब्रेड ही लेगा। ब्रेड ही लेगा, क्योंकि वो ब्रेड अफोर्ड कर पाएगा। ब्रेड मीन्स रोटी, नान, सब कुछ आता है। तो बेसिकली रोटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे वो ब्रेड कंज्यूम करेगा। अब सोचो, ब्रेड का प्राइस मार्केट में बढ़ गया। अब सोचो, मार्केट में ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपीज हो गया, पूरा डबल हो गया। स्टिल वो क्या कंज्यूम करेगा? ब्रेड, क्योंकि स्टिल ब्रेड इज चीपर देन मीट। अभी भी ब्रेड मीट से बहुत सस्ता है, तो वो स्टिल क्या कंज्यूम कर रहा है? ब्रेड। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो गया। व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस, देयर डिमांड फॉर ब्रेड डज नॉट चेंज। तो हम लोग क्या देखें, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब प्राइस बढ़ता है तो हम लोग का डिमांड गिरना चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब प्राइस बढ़ा तो वो लोग स्टिल ब्रेड ही खा रहा है, दूसरे गुड्स में नहीं गया। क्यों? क्योंकि ब्रेड स्टिल चीपर है मीट से। ठीक है, तो इस तरीके की चीज को, तो इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का डिफरेंस क्या है? इंफीरियर गुड्स में हम लोग जो डिसीजन लिए, थ्योरी दिए, वो इनकम के बेसिस पे दिए। गिवन गुड्स में हम लोग जो थ्योरी दिए वो प्राइस के बेसिस पे दिए। तो गिवन गुड्स में होता, तो इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट था और गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट था। क्लियर है? इंफीरियर गुड्स में क्वालिटी का बात होता है, गिवन गुड्स में हम लोग क्वालिटी का बात नहीं कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, परचेजिंग पावर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो एक्सेप्शन खत्म हो गया। एक्सेप्शन का अगर कोई और पॉइंट है तो मेरे को बता देना, हम एक्सप्लेन कर देंगे, कभी भी कहीं सुनने को मिला तो। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं छोटी छोटी बातों में, मेजर चीजें खत्म हो गई हैं, अभी छोटी छोटी बातें हैं। पहला है हम लोगों का डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेबल है, एक ग्राफिकल टेबल है जिसमें प्राइस और डिमांड लिखा हुआ होता है। डिमांड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ होता है? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस। क्वांटिटी मतलब डिमांड। तो जब ऐसे कहीं पे भी लिखा हुआ हम लोगों को दिखता है, एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी, या फिर डिमांड, या फिर यूनिट्स, कुछ भी, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी, और हम लोग देखते हैं प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं डिमांड शेड्यूल। या उल्टा हो सकता है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रहा है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ दिख जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्लियर है ये डिमांड शेड्यूल? अब हम लोग जा रहे हैं एक्स एंटी डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। इसका क्या मतलब है? एक्स एंटी डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड डिमांड।
एक्स एंटी डिमांड का मतलब होता है प्लान्ड डिमांड और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल डिमांड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग घर से निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए तो एक अमाउंट माइंड में डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग 10,000 का शॉपिंग कर लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं प्लान्ड डिमांड। घर से निकलने के पहले कुछ प्लानिंग करते हैं कि आज हम लोग इतने का शॉपिंग कर लेंगे, इतने का सामान खरीद लेंगे, इसको कहते हैं एक्स एंटी। पर एक्चुअली में तो ये सोचो हम लोगों ने सोचा था 10,000 का खरीद लेंगे, तो 10,000 हम लोगों का क्या है? एक्स एंटी डिमांड। पर रियल में जरूरी नहीं है हम लोग एग्जैक्टली 10,000 का ही शॉपिंग किए, हो सकता है हम लोग 8,000 का शॉपिंग किए, हो सकता है हम लोग 12,000 का शॉपिंग किए, तो उसको कहते हैं एक्सपोस्ट डिमांड। रियल में असली में हम लोग कितने का खरीदे उसको कहते हैं एक्सपोस्ट डिमांड। अब हो सकता है कि ये 8,000 हो सकता है 12,000 हो, और हो ही सकता है 10,000 भी हो। हम लोगों ने एग्जैक्टली 10,000 का ही शॉपिंग किया। तो एक्स एंटी डिमांड है हम लोग का प्लान्ड डिमांड, एक्सपेक्टेड डिमांड जो हम लोग सोचते हैं घर से निकलने के पहले, और एक्सपोज्ड डिमांड होता है जो हम लोग असली में परचेज करके लाए। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और इक्वल अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है।